आज हम आपके साइंस में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ये पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो आपने इस चैप्टर को बहुत पहले ही कोरोना ये छुट्टियों के दौरान पढ़ लिया होगा, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान जब अपनी स्कूल्स मार्च से बंद थी तो अप्रैल से आपके ये वीडियो मैंने वैसे दूसरे यूट्यूब से उठाकर आपके ग्रुप में शेयर किया था। लेकिन बाद में कई बच्चों ने बोला कि सर वहाँ समझ भी नहीं आता, तो एक वीडियो अपने स्कूल का भी बने तो और भी अच्छा रहेगा। तो आपकी इसी मांग को देखते हुए हम सभी क्लासों में वीडियो बना रहे हैं। तो उसी के तहत आज आपके 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इस पर ये वीडियो बना रहे हैं। ये जो चैप्टर है आप जानते हो अपने आसपास नेचर में, एनवायरनमेंट में दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं, जैसे बर्फ है, बर्फ को आपने गर्म किया तो क्या बन जाएगा वाटर, वाटर को और गर्म किया तो क्या बन जाएगा वाटर वेपर, वापस उनको कंडेंस किया तो वाटर वेपर किस में बदल जाएगी वाटर में, और वाटर किस में बदल जाएगा आइस में। तो ये एक प्रकार का कैसा चेंज है फिजिकल चेंज है। इसी प्रकार आपके पास वैक्स है, मोम को आपने गर्म किया तो पिघल जाएगी, ठंडा किया वापस मोम बन जाएगी। इन चेंजेस को बोलते हैं अपन फिजिकल चेंज। इनमें केवल क्या होता है शेप, साइज या उसकी स्टेट चेंज होती है। दूसरे प्रकार के जो चेंजेस नेचर के अंदर होते हैं वो होते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में होता क्या है कि एक बार जो चेंज हो गया वो वापस रिवर्स नहीं होता, वापस रिवर्स नहीं होता। ए चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड केमिकल चेंज। जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता हो उसको अपन क्या कहते हैं केमिकल चेंज। और जो केमिकल चेंज होता है इसी केमिकल चेंज को जब अपन बोलते हैं तो इसको अपन केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे केमिकल चेंज का फॉर एग्जांपल दूध है, दूध के अंदर अपन ने हल्का सा कर्ड डाला, दही डाला, मिल्क के अंदर कर्ड डाला तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया कर्ड में। क्या अपन कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हैं? नहीं। तो ये कैसा चेंज है केमिकल चेंज। आपने लकड़ी को जलाया, जलने के बाद उसकी जो एश बची, धुआं स्मोक हुआ, क्या वापस उससे अपन लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। तो ये भी कैसा चेंज हुआ केमिकल चेंज हुआ। और इन केमिकल चेंज को ही अपन क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। अब आगे बात आती है इक्वेशंस। जब केमिकल रिएक्शन को सिम्बायोटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जब केमिकल रिएक्शन को सिम्बायोटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे अपन कहते हैं इक्वेशंस। क्या कहते हैं इक्वेशंस। अब उसमें रिप्रेजेंट करना जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है कि जैसे मान लो आपने लिखा है यहाँ पे गुड को, कोल को आपने जलाया, कोल को जलाया, जलाने में एयर, एयर में O2 है ना, तो क्या बना CO2, या आप बोलोगे सर एस बना और स्मोक बनी। तो अपन इसको एक लिखे तो कोल में क्या होता है कार्बन, एयर में ऑक्सीजन, तो क्या बनी CO2। तो इस प्रकार उसको जब अपन सिम्बायोटिकली रिप्रेजेंट करते हैं आयन एटम वगैरह मॉलिक्यूल वगैरह से, उसको अपन बोलते हैं इक्वेशंस। क्या बोलते हैं इक्वेशंस। और सिम्बायोटिकली इसका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इक्वेशन। वापस सुनो, symbiotically representation of a reaction is called chemical equation। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है इसमें क्या होता है लेफ्ट साइड एरो का साइड होता है, जो लेफ्ट साइड होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, इधर तो होते हैं रिएक्टेंट। क्या होते हैं रिएक्टेंट। और जो यहाँ जो होता है राइट हैंड साइड में इधर होते हैं प्रोडक्ट, इधर क्या होते हैं प्रोडक्ट्स। तो इधर तो अपन लिखते हैं रिएक्टेंट या जिनको बोलते हैं रॉ मटेरियल, जिनको क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल। और इधर जो लिखते हैं उनको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस की लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर में आपने पढ़ी होगी या छोटी क्लासों में आपने पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में रॉ मटेरियल कौन है CO2 है और वाटर है। और ये क्या बनाते हैं ये ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में कौन सी गैस देते हैं ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो इसके जो एरो का साइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में अपन रिएक्टेंट को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में किसको लिखते हैं प्रोडक्ट में लिखते हैं। एक इनके अपन वो भी लिखते हैं कि किस फॉर्म में बन रहा है, जैसे गैस फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, ये फॉर्म सॉलिड फॉर्म में होता है या एक्वस फॉर्म में होता है ग्लूकोज, और ये गैस फॉर्म में होता है। तो सिम्बायोटिकली रिप्रेजेंट करने के साथ साथ उनकी स्टेट को भी दर्शाना होता है, उसको बोलते हैं अपन केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन वापस व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज सिम्बायोटिकली रिप्रेजेंट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। पहले
आप ये तो समझ गए केमिकल चेंज क्या होते हैं, कि ऐसे चेंज जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं और उनसे अपन पुराना वाला वापस प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो सारे चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस। वो सारे चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस। अब जैसे अपन बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब इसमें क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में, कि आपने जैसे 9th क्लास में लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम ऐसा ही लॉ है एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर कैन प्रोड्यूस्ड नॉर कैन डिस्ट्रॉयड, या नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे अपन जानते हैं सन की सोलर एनर्जी, प्लांट्स ने उसको किसमें किया, केमिकल एनर्जी में। अपन चल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं मसल एनर्जी में, तो उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चेंज होती रहती है। इसीलिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता है कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट मींस उसको बैलेंस करना इसलिए जरूरी होता है कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनमें इक्वल क्वांटिटी में एटम्स और मॉलिक्यूल होने चाहिए। जैसे आपके सामने एक बेस्ट और एग्जांपल है कि साहब मैग्नीशियम का वायर है, इसको आपने किसमें जलाया, एयर में। तो एयर के लिए हमेशा पर क्या लेंगे, O2। क्यों भाई O2 क्यों लिया, एयर में तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, एक लेस रिएक्टिव गैस है, एक इनएक्टिव गैस है जो रिएक्शन नहीं करती, इसलिए अपन किससे कराया, O2 से। तो यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया, राख बन गई। अब यहाँ मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में था, O2 किस फॉर्म में थी, गैस फॉर्म में थी। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 1। अब इसको अपन जब भी अपन ऐसा करें तो पीछे कुछ नहीं लगाना, नीचे उसके सामने लगाना है। तो अब मैग्नीशियम डबल हो गया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम, इसलिए इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, व्हाई इज एसेंशियल फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो आपका आंसर आएगा ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट मींस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या अगर जैसे आपकी बड़ी बात हो जाएगी, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा था कि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 24, ऑक्सीजन का 32। तो इसको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 56, इसका भी कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ऐसे अपने को ये ध्यान रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के कारण इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसके पश्चात अपन पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप, केमिकल रिएक्शंस के टाइप। इसमें आपके जो मेनली जो टाइप दे रखे हैं वो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकंपोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ जो आपकी है वो न्यूट्रलाइजेशन, और सिक्स्थ अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। एक अपन जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वो सबकी सब क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। और जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, एंडोथर्मिक। तो कुल मिला के अपने कितनी प्रकार की रिएक्शंस पढ़नी है, 6 और 2 8। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले वापस बता रहा हूँ, केमिकल चेंज ऐसी चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और उसको अपन वापस रिवर्ट नहीं कर सकते, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज में जो रिएक्टेंट भाग लेते हैं उसको अपन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस को जो उसके जो एटम्स या उसके कोई कंपाउंड्स जो भाग लेते हैं उनको बैलेंस करते हैं, उसको अपन बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वो क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अपन पहली जो है वो पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अगर आपके कॉम्बिनेशन समझ में आ गए तो आपके डीकंपोजिशन इजी वे में समझ में आ जाएगी। ये दोनों एकदम अपोजिट है, ये दोनों एकदम अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। मतलब दो से कितना बना, एक, ये कॉम्बिनेशन। और डीकंपोजिशन में क्या, एक से कितने बने, दो। आपको पूछ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट होते हैं, तो कम से कम कितने बताने हैं, दो। प्रोडक्ट एक बनेगा, दूसरा भी बन सकता है। इसी प्रकार डीकंपोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना होगा, केवल एक। और डीकंपोजिशन रिएक्शन होने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए, इसलिए वो एंडोथर्मिक होती है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एनर्जी रिलीज करती है, तो इसलिए वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अपने अगर इसको साथ पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म में तो अपने और भी अच्छा रहेगा। तो कॉम्बिनेशन में यहां पे पढ़ने पड़ेगा डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ए और बी दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को कौन सी साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। तो ये क्या बन गया, एक नया कंपाउंड बन गया, उसका नाम क्या है, एबी। अब डीकंपोजिशन और साथ में क्या प्रोड्यूस हुई, एनर्जी। साथ में क्या प्रोड्यूस हुई, एनर्जी। डीकंपोजिशन में क्या होगा, एबी एक सब्सटेंस है जिसको आपने एनर्जी दी, या तो वो किस फॉर्म में दी, हीट में दी, या किस फॉर्म में दी, लाइट एनर्जी में दी, सोलर एनर्जी जिसको बोलते हैं, और या किस फॉर्म में दी, लाइट इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइट डीकंपोजिशन। ठीक है, ये तीन प्रकार से पढ़ेंगे। हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, थर्मल एनर्जी भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एबी ए प्लस बी में टूट जाएगा। तो यहाँ दो जने मिलके दो कंपाउंड से तो एक नया बनाते हैं, और यहाँ एक जना टूट के दो बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर आप डेफिनेशन देना चाहो तो क्या होगा, ए रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। A reaction in which two or more compounds combine to form a new substance. और it is exothermic reaction. exothermic होती है, combination reaction कैसी होती है, exothermic, और ये कैसी होती है, endothermic। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये कैसी होती है, exothermic। मतलब दो से एक बना, इसमें एक से दो या दो से अधिक बने। ये आपकी होती है कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन। अब इसकी बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जो एग्जांपल पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन के, उसमें आपका जैसे आ गया मैग्नीशियम वायर वाला। फर्स्ट एग्जांपल आ गया मैग्नीशियम वायर वाला, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, तो क्या बन गया, MgO बन गया, है ना। अब वो आपको डायरेक्टली पूछेगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो आपको कुछ ना कुछ घुमा के पूछेगा, कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 9% चांस होता है सीबीएसई में डायरेक्ट आपको डेफिनेशन पूछ रहा है, बाकी वो कुछ ना कुछ घुमा के पूछेगा। आपको कहेगा कि आपको एक मैग्नीशियम का वायर दिया गया, आपने एयर के अंदर उसको जलाया तो क्या बना, उसकी कैसी फ्लेम आ रही थी, आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो हो जाएगा। एक जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलाना, बर्निंग ऑफ कोल, तो कोल बर्निंग आप जानते हो अच्छी तरह से, कोल में क्या होता है, कार्बन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कार्बन, तो क्या बना, CO2, क्या बनी, CO2 गैस बनी। इस प्रकार होता क्या है कि इसमें दो से बनकर एक नया बनता है। अब यहाँ पे आपको कुछ और भी चीजें दिख रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ये इस रिएक्शन में दो तीन रिएक्शन आप बोल सकते हो कि सर ये कॉम्बिनेशन भी है क्योंकि दो कंबाइन हो गए नया बना रहा है। तीसरा, इसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, रिडॉक्स भी। यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो सर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन भी है। थर्ड, इसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हो क्योंकि जब भी अपन किसी चीज को जलाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी। तो एक ही रिएक्शन तीन टाइप की हो सकती है, ये कॉम्बिनेशन भी है, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है, और ये कॉम्बिनेशन भी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है, और इसके साथ ही ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसी प्रकार ये कार्बन को बर्निंग ऑफ कोल, इसको जलाते हैं तो CO2 बनता है, तो ये भी आप ऐसे ही है। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बेस्ट एग्जांपल जो आपके उसमें भी दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड। बाजार से जाके लेके आए आप क्विकलाइन का पाउडर और उसको लाके किसमें डाला आपने, वाटर में। ये सॉलिड फॉर्म में लाते हैं, पाउडर फॉर्म होता है तो सॉलिड फॉर्म हो गई, वाटर लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक कंपाउंड बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलेंगे एक्वस। क्या बोलेंगे, एक्वस। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। अब ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है।
होती है। जब ये लाते हैं तो एकदम इसका टेम्परेचर कम होता है, जैसे इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो हाईली एक्सोथर्मिक। फिर इसको क्या करते हैं अपन व्हाइट वॉश में काम लेते हैं, सफेदी में व्हाइट वॉश में काम में लेते हैं। तो 2 से 3 दिन के बाद सफेदी जो करते हैं अपन घरों के मकानों के, तो वो अच्छी तरीके से खिलती है, व्हाइट वॉशिंग करती है। तो उसका रीजन होता है ये एटमॉस्फेयर के CO2 से रिएक्ट करके और एक कंपाउंड बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जिस कैल्शियम कार्बोनेट को ये जो मैं जिस चौक से लिख रहा हूँ उसका फॉर्मूला भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अपने घरों में जो मार्बल लगा हुआ है उसका फॉर्मूला भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो अंडे होते हैं एग, उस एग का जो सेल आता है व्हाइट कलर का, वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो भी क्या आता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और ध्यान रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऑलवेज आर एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट इवॉल्व होती है इसलिए। अब अपन नेक्स्ट इसमें जैसे आती है फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट आती है फोटोसिंथेसिस, वो भी एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसमें क्या होता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। और साथ में इसमें देखो यहाँ पे सनलाइट इसको एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। यहाँ पे सनलाइट इसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा था, ये भी एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक चीज मैं आपको जिस समय केमिकल रिएक्शंस के टाइप बता रहा था या केमिकल चेंज बता रहा था, एक चीज बताना भूल गया। जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केमिकल चेंज जब भी होते हैं तो अपने को कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हुआ। तो उसके लिए कलर में भी चेंज, जो सब्सटेंस है उसका कलर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जरूरी नहीं कलर ही चेंज हो सकता है उसका ऑर्डर में भी चेंज, उसकी गंध चेंज हो जाए। जैसे अपना जो खाना है, खाना बनाते हैं, खाना खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है फूड, तो बदबू मारने लग जाता है। अब जरूरी नहीं कि खाने का कलर चेंज हो, कलर चेंज होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी ऑर्डर में भी चेंज, मतलब उसकी गंध चेंज हो जाती है। स्टेट में भी चेंज, उसकी वो जैसे सॉलिड स्टेट में वो चीज लिक्विड में बदल सकती है, स्टेट में भी चेंज। प्रेसिपिटेट में भी फॉर्म, कुछ प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, प्रेसिपिटेट में भी फॉर्म। गैस में भी इवॉल्व, कोई गैस भी निकल सकती है उसमें से, गैस में भी इवॉल्व बाहर निकल सकती है। ये इनमें से कोई भी एक चीज हो सकती है, हो सकता है दोनों चीज भी, या दो से अधिक एक साथ भी हो सकते हैं। अगर इनमें किसी कोई भी चीज होती है तो अपन ये क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्या होगी, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को सिम्बायोटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और जब उसको इक्वल अमाउंट के वो करते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट जो अपने आती है रिएक्शन डीकंपोजिशन। कौन सी रिएक्शन आती है, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन जैसे आपको मैंने पहले बताया कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक टूट के दो बन जाते हैं। और नाम से देखो पता चल रहा है कंपोज, जैसे आपने कोई मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें आता है कि इसका म्यूजिक किसने कंपोज किया, मतलब बनाया है। और डी शब्द जिसके लग जाता है उसका मतलब है निकलना या टूटना। जैसे आपने पढ़ा होगा डिहाइड्रेशन, अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वाटर की कमी हो जाती है। तो किसी चीज का टूटना वो क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस इज डीकंपोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। कोई सब्सटेंस है या कोई रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, उससे अपन डीकंपोजिशन कहेंगे। डीकंपोजिशन 3 प्रकार से हो सकता है। एक हीट के द्वारा, तो उसके लिए अपन यूज वर्ड कौन सा यूज करेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। एक दूसरा हो सकता है सनलाइट के द्वारा, तो उसको अपन कौन सा कहेंगे, फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। और थर्ड इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। थर्मल मतलब किसी को हीट देना, हीट देने पर वो टूट ब्रेक डाउन हो जाता है तो थर्मल डीकंपोजिशन। फोटो मींस ध्यान रखना, जैसे फोटोसिंथेसिस, तो फोटो का मींस लाइट, फोटो का मींस लाइट होता है, फोटोलाइटिक। और लाइटिक का मतलब टूटना। अब थर्मल डीकंपोजिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, हीट करते ही क्विकलाइन में टूट गया, इसमें टूट गया और साथ में गैस प्रोड्यूस हुई जिसको बोलते हैं CO2। और ये गैस क्या करती है, आप अच्छी तरह जानते हो CO2 के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये गैस बर्निंग फायर एक्सटिंग्विशर में काम आती है। सेकंड, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल की वो यूज है। आप कभी भी डायरेक्ट नहीं कहेगा, वो कहेगा
कि आपने एक चौक का पाउडर लिया, उसको गर्म किया, वो टूट गया, उसमें गैस बनी जो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है, तो आप कहते ना CO2 है, या वो कहते आग बुझाने में काम आती है तो CO2 है। डायरेक्ट अभी नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा। और जब भी आप लिखो तो इनकी स्टेट जरूर लिखना। इनकी क्या जरूर लिखनी है? आपको स्टेट जरूर लिखनी है। कभी भी अगर कहीं गैस बनती है तो आप ये उसके साथ में लिख सकते हो, क्योंकि गैसें हमेशा हल्की होती है और एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती है। और अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा, सपोज दैट इसमें नहीं बन रहा, लेकिन अगर बन रहा हो तो प्रेसिपिटेट के लिए आप नीचे एरो का साइन कर सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में आप देखो जैसे ये है। अब नेक्स्ट अपन जैसे इसमें पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में, जैसे आपका ये है कॉपर सल्फेट 5S2। अब ये जो कॉपर सल्फेट 5S2 है, ये किस कलर का आता है? ब्लू कलर का आता है। लेकिन जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा? व्हाइट कलर में। तो यहाँ पर कौन सा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आपके बुक में बहुत है। एक एग्जाम्पल आपका ये है लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल है। इसको जब हीट करेंगे, ये जो लेड नाइट्रेट का जो पाउडर होता है ये व्हाइट पाउडर होता है, लेकिन जैसे इसको हीट करेंगे तो एक कंपोनेंट बनेगा लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड। साथ में गैस बनेगी NO2 और ऑक्सीजन, इनका केवल GS। ये अब क्या होता है, जो ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता है, वो जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स ये जनरेट होती है। तो अपने को यहाँ एक चीज ध्यान रखनी, वो ऐसे फॉर्मूला में पूछेगा कि आपको एक व्हाइट कलर का सॉल्यूट वो दिया था, सब्सटेंस दिया था, उसको हीट किया तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकली। तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स किसकी होगी? नाइट्रोजन की। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हो अपने एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका कोई कलर होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आपको पूछे कि तो गैस निकलती है, एक तो ब्राउन फ्यूम है, एक का कोई कलर नहीं है, तो ऑक्सीजन का कलर नहीं होगा। ब्राउन फ्यूम्स किसके कारण होगी? NO2 के कारण होगी। इसके अलावा और भी इसके कई एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन के, जिसको हीट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अपन आते हैं लाइट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि आपको सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन दिया गया पाउडर दिया गया है ना, सिल्वर क्लोराइड का, और जो किस कलर का है? व्हाइट कलर का है। किस कलर का? व्हाइट। उसको सनलाइट में रखा, कहाँ रखा? सनलाइट में। सनलाइट के लिए सिंबल यूज करते हैं HQ, या फिर भी आप सनलाइट। तो ये क्या करता है? एक ग्रे कलर के सब्सटेंस में टूट जाता है, ग्रे कलर के सब्सटेंस में टूट जाता है, साथ में गैस आती है क्लोरीन। तो ये जो व्हाइट कलर का था ये किसमें चेंज हो गया? ग्रे कलर में। तो मैंने कहा था कि केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कलर चेंज हो सकता है। ये व्हाइट से क्या हो गया? यहाँ पे ग्रे हो गया। तो ये किस प्रकार का डिकम्पोजिशन हो? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये जो यौगिक है, एक तो ये और एक ये AgBr, ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में लिए जाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में लिए जाते हैं। ब्लैक एंड फोटोग्राफी में काम में लिए जाते हैं। याद रखना Ag क्या है? यहाँ पे चांदी सिल्वर। Ag जो सिल्वर है वो हीट का भी बेस्ट कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्रोमाइड का हमने एग्जांपल देना फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब आपको पूछेगा वो घुमा फिरा के, वो कहेगा कि ये कोई कंपाउंड है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, आपको हिंट जरूर देगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, उसकी कौन सी रिएक्शन होती है या किस टाइप की होती है, सनलाइट में होती है या थर्मल होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक होती है, ऐसे। ठीक है। थर्ड टाइप का जो हमें आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब सीधी सी बात है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो इसमें आपने डायग्राम बता रखा है कि अपने को लेंगे उसमें 2 कार्बन के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लेंगे और इसमें वाटर भर देंगे। क्या भर देंगे? वाटर। उसको 6 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ देंगे। 6 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़, और एक इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर एक सल्फ्यूरिक एसिड का भी थोड़ा सा डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये क्वेश्चन अभी 2020 के जो भी एग्जाम लगे थे तो उसमें आया था कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड डालने से क्या होगा? आप जानते हो प्योर वाटर अगर डिस्टिल वाटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, प्योर कंडक्टर होता है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल आयंस कुछ भी नहीं होते। तो इधर सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? मिनरल आयंस जनरेट करेगा, जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगा।
जैसे आपको पूछ ले कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है, एक डिस्टिल वाटर की दी गई है, एक ग्राउंड वाटर की दी गई है और एक सलाइन वाटर की दी गई है, तो आपका आंसर होगा सर इलेक्ट्रिसिटी किसमें अच्छी कंडक्ट होगी, सलाइन वाटर वाले में, क्योंकि उसके अंदर वाटर मिनरल आयन वगैरह ज़्यादा होंगे। तो इसको जो एक जोड़ते हैं बैटरी के, अगर ये प्लस से जोड़ा ये माइनस से बैटरी से, तो बैटरी जो प्लस से जुड़ता है उसको एनोड बोलते हैं और बैटरी की जो माइनस से जुड़ता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पर वाटर का डीकंपोजिशन होता है, वाटर का डीकंपोजिशन होता है तो दो गैसें बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ध्यान रखना, जैसे अपन जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पढ़ूंगा कि हाइड्रोजन मेटल्स की तरफ आती है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, उससे इस पे काय का साइन आता है प्लस का, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करती है उससे काय का साइन आता है माइनस का। इसलिए ऑक्सीजन हमेशा कहां जाएगी, एनोड पर, तो यहां पे क्या जाएगी ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कहां आएगी कैथोड पर। अब इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछा था कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में एक गैस है, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन बिजली के द्वारा तोड़ते हैं पानी को, सीधी सी बात ये है, तो उसमें एक इलेक्ट्रोड है जिसपे डबल मात्रा में गैस बनती है, तो कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन। क्यों बनेगी, देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और यहाँ ऑक्सीजन का केवल कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसके बाद अपन पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच, देखो डिस्प्लेस, प्लेस का मतलब जगह, डिस का मतलब उसको दूर कर देना, ये किसका देना है उसकी जगह। ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव सब्सटेंस आयन और एटम डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव आयन एटम और सब्सटेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन में लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव जो हटा देता है उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एटम और आयन या मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि ये कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट, इसके अंदर आपने लोहे की कील डाली, किसकी कील डाली, आयरन की नेल डाली। ये जो कॉपर सल्फेट पहले भरा हुआ था इसका कलर कैसा था, ब्लू कलर, और ये लोहे की कील डाली और थोड़ी देर बाद में इसका कलर कैसा हो गया, रेड। रेड का मतलब ब्लू से कम हो गया, मतलब जो ब्लू कलर एकदम ब्लू था वो ब्लू कलर फेड होकर ब्राउन रेड कलर में से हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। अब आप जान लो यहाँ पे जो Fe है वो कॉपर की तुलना में मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। तो इस रिएक्शन को अपना तो सिम्बायोटिकली रिप्रेजेंट करें, जैसे इसीलिए मैंने कहा सिम्बायोटिकली रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है, बाकी तो डायग्राम बना दिया अपन। सिम्बायोटिकली में क्या होगा, Fe और इसकी सॉलिड यहाँ पर CuSO4। ध्यान रखना जो एक्वस, ये मैं एक को लिखता हूँ एक लिक्विड लिखता हूँ, लिक्विड अपन जब लिखेंगे वो केवल और केवल वाटर के आगे लिखेंगे, बाकी जितने भी लिखेंगे उनके सबके एक्टिव उनको सॉल्यूशन में आए, क्योंकि सॉल्यूशन वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आज जितनी भी चाहे कोई दवाई हो कुछ भी हो उनको अगर घोलने के रूप में काम भी लिया जाता है तो उसमें ज्यादा कंटेंट किसका होता है, वाटर का। तो यहाँ पे एक्वस लिखेंगे, अब क्या होगा थोड़ी देर बाद ये बन जाएगा FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन, और ये कॉपर जिसको तांबा कहते हैं वायर कॉपर, ये प्राप्त हो जाएगा। ये पर जब मेटल नॉन मेटल आएगा तो उसमें कॉपर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये भी एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर के बाद सेकंड बेस्ट कंडक्टर है, हीट का भी ये बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ ये किस कलर का था, ब्लू कलर का था, और यहाँ इसका कलर रेड हो गया, ब्राउन रेड हो गया, ब्राउन रेड हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अब सर ये मोर रिएक्टिव कैसे है, तो ये आपके मेटल वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर अपन एक सीरीज पढ़ेंगे ऐसे KNA कैटरीना ने कार मंगाई, है ना। ये इसमें देखो सबसे ऊपर ये सबसे मोर रिएक्टिव, फिर से कम रिएक्टिव, फिर से कम रिएक्टिव, तो यहाँ आयरन कॉपर से ऊपर आ रहा है तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर ये रिएक्शन ऐसे होती तो अपन लिखते नो रिएक्शन। क्या लिखते हैं, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या होता है रिएक्टिव की स्थिति में नीचे आता है और ये लेस रिएक्टिव आता है। सीधी सी बात है, ये तो देखो आप कैसे लिखा हुआ है, आप तो डायरेक्ट अपने घर पे देखो ना, आपने बरसात के मौसम में
एक बाहर कॉपर का बर्तन रखा है और एक लोहे का रख दो, खराब कौन सा होगा? लोहे वाला। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मोर रिएक्टिव कौन हुआ? आयरन। आयरन मोर रिएक्टिव हुआ। आयरन, इसको एफिस का सिंबल है भेरम, और इसको इंग्लिश में साइंस में आयरन बोलते हैं, जबकि अपनी भाषा में जो लोहा बोलते हैं। और ये अपने हीमोग्लोबिन के अंदर भी लेता है, ध्यान रखना। हीमो कुछ भी पूछ सकता है आपको वो। इस रिएक्शन में एक कॉपर सल्फेट में एक मेटल डाला गया, जो मेटल अपने आरबीसी में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है, वो उसको डिस्प्ले कुछ भी पूछ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। सीबीएसई ऐसे जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होती है वो ज्यादा पूछती है। आप रटते जाओगे साहब मैंने तो रिएक्शन रट रखी है, उसने रिएक्शन पूछी नहीं, उसने पूछ ली कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें एक मेटल डालते हैं, वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, और वो मेटल है ना ह्यूमन की जो आरबीसी होती है, हीमोग्लोबिन होता है, उसमें होता है। और जिसको पता है कि आयरन होता है वो, बाकी यहाँ तो जिंक भी हो सकता है, जिंक भी से मोर रिएक्टिव है, यहाँ तो एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने को ऐसा ध्यान रखना है। ये हो गई अपनी डिस्प्लेसमेंट या सिंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सेकंड थर्ड फोर्थ जो अपनी रिएक्शन है, उस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which two ions or compounds or elements are displace each other। दो, वहां पर एक था और यहाँ पर कितने हैं? दो, एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, तो उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चूंकि इस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट भी बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। और प्रेसिपिटेट का जो सिंबल है, प्रेसिपिटेट का वो सिंबल क्या है आपको इसे बता देना। कैसे बताने का मतलब, वो बॉटम के अंदर जम जाता है। अगर आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ये टेस्ट किया तो बॉटम के अंदर जम जाएगा वो, और गैस के लिए आपको सिंबल कौन सा करना है? ये करना है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, मान लो ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, इसका आपने कराया तो ये क्या बन गया? BaSO4, ये पीपीटी बन गया, नीचे प्रेसिपिटेट बन गया, और साथ में क्या बन गया? नमक। ये जानते हो आप, सोडियम क्लोराइड जिसको अपन खाते हैं नमक, या जिसको कॉमन सार, टेबल सार कर रहा है, इसमें BO और Na एक्सचेंज हो रहे हैं, BA यहाँ आ रहा है और Na यहाँ जा रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें प्रेसिपिटेट भी बनता है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब समझ गए होंगे आप, इशारा काफी है कि जो न पॉजिटिव हो न नेगेटिव हो, न एसिड हो न बेस हो, उसको अपन बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल है ना, मतलब जो किसी की तरफ नहीं हो। जैसे अपन कहते हैं ना कई बार गुटबाजी हो जाती है, जैसे कि अपने क्लास में भी जैसे कई बार ग्रुप बन जाते हैं, तो जो किसी की तरफ नहीं हो वो न्यूट्रल आती है। और न्यूट्रल कब होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर पढ़ते हैं व्हेन एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराया जाता है तो वो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। मतलब एसिड और बेस आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, सेकंड चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उस चैप्टर के अंदर ये आएगी आपके एसिड बेस और सोल्ट आएंगे। सोल्ट के टाइप आएंगे, सोल्ट के टाइप न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। उस समय जब अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे अभी आप समझ लो HCl अपना ये HCl एक्वा सॉल्यूशन, बेस आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना है? सॉल्ट बना है NaCl, और साथ में क्या बना? वाटर। साथ में क्या बना? वाटर। तो ये रिएक्शन भी एक तरह से एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जब इनको मिलाते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक है, विग्रसली होती है और बहुत सावधानी से इसको करनी पड़ती है। ठीक है, HCl और NaCl बन गया, वाटर बन गया, एक्वा सॉल्यूशन, वाटर के ऊपर लिक्विड बना देंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो अपने आती है इंपॉर्टेंट, जैसे देखो अपने कॉम्बिनेशन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, डिकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, न्यूट्रलाइजेशन हो गई। अब अपनी जो बच रही है रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, मतलब इसमें रिडक्शन
ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में देखो रिडक्शन की चार अपन मेन चीज पढ़ेंगे। एडिंग ऑफ H2 हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए उसमें प्लस का चार्ज आता है, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब अपन H प्लस को छोड़ दो, इसको आ गया, बाकी जितने भी Na प्लस Mg प्लस ये और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जितने भी नॉन मेटल्स है हाइड्रोजन को छोड़ के वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो उस पर क्या आता है माइनस आता है, Cl माइनस H माइनस। तो इन चारों में से एक भी घटना हो रही हो तो अपन उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन का मतलब ए रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायन, यहाँ पे कैटायन लिखते हैं, सॉरी, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई भी हो तो क्या है रिडक्शन। हाँ, और ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में अपन क्या कर देंगे, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस बार क्या जाएगा नेगेटिव, क्या जाएगा नेगेटिव, Cl नेगेटिव, N नेगेटिव, ऐसे। तो यह आ जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, किस आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन। जस्ट अपोजिट कौन सी है, रिडक्शन। वैसे आपके 10th क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिडक्शन की डेफिनेशन ये है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन क्या पता है पॉजिटिव वाला हो तो अपने ये ध्यान रखना है। अब इसके एग्जांपल देख लो, आपको पढ़ते समय साथ में नोटबुक, एक पेन और आपकी जो आपकी साइंस की बुक है वो पास में रखनी है। कोई भी आ रहा है उसको आप अंडरलाइन करना है, लिखना है। अगर आपको यहाँ अच्छी चीज लग रही है, मेरे से बेटर तो चीज किताब में बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, फिर भी अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो। और साथ में आप नोटबुक जरूर रखना और बुक जरूर रखना। उसके बाद जैसे इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बन गया MgO। तो यहाँ बेचारे मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। अब एक एग्जांपल जैसे अपन ये पढ़ते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड, और इसकी किससे रिएक्शन कराई अपन ने, वाटर से रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई। तो ये क्या हो गया Cu प्लस H2O। यहाँ आप ध्यान से देखना, ये कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई। अब देखो कॉपर ऑक्साइड किसमें चेंज हो गया, कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड किसमें चेंज हो गया, क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन हट गई। तो ऑक्सीजन किसमें हटती है, रिडक्शन में। रिडक्शन में पढ़ा था ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे रिमूवल हो गया। यहाँ देखो हाइड्रोजन की क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पढ़ा था ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ना, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ना। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन हटना और रिडक्शन में ऑक्सीजन हटना। तो यहाँ ऑक्सीजन हट गई तो ये क्या हो गया रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई तो यहाँ क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब आपको वहाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एक रिएक्शन नहीं देगा, वो लिख के देगा कि आपने कॉपर ऑक्साइड लिया और उसकी एक गैस होती है जो वाटर का एक जो वाटर बनती है, आपको पता है 2 गैसों से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक जो गैस होती है हाइड्रोजन, उससे उसका रिएक्शन होता है और कुछ कंपाउंड प्रोडक्ट बनते हैं कॉपर और H2O वाटर। ये सॉलिड अपना ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको पूछ लेगा कि किसका रिडक्शन हुआ, CuO का। किसमें हुआ, कॉपर में। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन हुआ, एक शब्द आएगा रिड्यूस कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर कई बार आपके सेकंड में लिखा हुआ है, ये भी आप इसके ये 2 फॉर्म में होता है, Cu प्लस और Cu2 प्लस, ये ध्यान रखना है। अब ऑक्सीडाइज कौन हुआ, हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज कौन हुआ हाइड्रोजन। तो
तो reduce CuO is reduced in Cu and H2 is oxidized in H2O। तो H2 का हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और CuO का रिडक्शन। इस प्रकार ये आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ में चलती है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को आपको बता दिया। एक्सोथर्मिक a reaction in which heat is evolved या heat is evaporated या heat is produced is called exothermic reaction, और a reaction in which heat is involved या heat is taken is called endothermic। देखो अपने पास एक बेस्ट रिएक्शन है जो एक रिएक्शन से दो का काम हो जाएगा, जैसे CO2 वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या बना ग्लूकोज और साथ में क्या बनी ऑक्सीजन। क्या बनी ऑक्सीजन। ये कौन सी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। कैसी ये कौन सी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन में सनलाइट दे रहे थे, कैसी रिएक्शन है एंडोथर्मिक। कैसी हुई एंडोथर्मिक। इसका जस्ट उल्टा कर दो। जस्ट उल्टा का मतलब C6H12O6 और O2, तो क्या बन गया CO2 वाटर और साथ में क्या बना एनर्जी। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई रेस्पिरेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो गई रेस्पिरेशन। अब ये कैसी रिएक्शन है, इसमें हीट निकल रही है तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। आपको मैंने 6 चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर दिए थे उसमें आपको कहा था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस लिखो। 3 डिफरेंस। तो पहला तो डिफरेंस हो जाएगा फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होती है क्योंकि उसमें सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है, और रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होती है क्योंकि उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। रेस्पिरेशन क्या होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीथिंग अलग होती है, ब्रीथिंग O2 लेना CO2 छोड़ना वो ब्रीथिंग, और रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। एक सेकंड डिफरेंस फोटोसिंथेसिस केवल कौन करते हैं ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस केवल कौन करते हैं ग्रीन प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जबकि रेस्पिरेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। थर्ड डिफरेंस फोटोसिंथेसिस केवल डे टाइम में होता है। फोटोसिंथेसिस केवल किस समय में होता है डे टाइम में, जबकि रेस्पिरेशन 24 आवर रेस्पिरेशन कब होता है 24 आवर होता रहता है। ठीक है। ये जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का आपके हो गया। अब लास्ट जो टॉपिक बच रहे हैं उसमें आपका एक टॉपिक आता है कोरोजन। एक टॉपिक आता है कोरोजन। कोरोजन का यूज बोलते हैं संसरण। डिग्रेडेशन ऑफ एनी मेटल और एनी नॉन मेटल, या मेटल की पढ़ते हैं पर ज्यादातर डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड और बेस। डिग्रेडेशन, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल ऑफ ए सब्सटेंस बाय एयर, वाटर, एसिड, बेस। उसके द्वारा उसकी जो चमक है, उसकी जो अच्छाई है, उसको धीरे धीरे लुप्त होने को अपन क्या कहते हैं कोरोजन। कोरोजन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए मेटल और ए सब्सटेंस इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर, एसिड, बेस एटसेट्रा। जैसे इसका कोरोजन का एक एग्जांपल आता है रस्टिंग। क्या आता है रस्टिंग। कोरोजन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और उसका एक पार्ट आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे के जंग लगना। अब आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि लोहे के जंग 2 कारण से लगती है कि एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंस होनी चाहिए एक जो जहां लोहा पड़ा है, और एक दूसरा वाटर। दूसरा क्या होना चाहिए वाटर। तो जैसे ये आपका आयरन हो गया सॉलिड फॉर्म में है और वो गैस मिल गई, वो वाटर वेपर ये लिक्विड फॉर्म में मिल गया। लिक्विड में पानी के अंदर लोहा पड़ा तो लिक्विड हो गया। एटमॉस्फेयर के अंदर है तो फिर वाटर किस फॉर्म में होगा गैस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। वाटर वेपर बोलेंगे इसको एटमॉस्फेयर में, या इसको अपन लिक्विड भी बोल सकते हैं। तो एक कंपाउंड बनता है Fe2O3XH2। ये ध्यान रखना किसका फॉर्मूला है रस्ट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है रस्ट का फॉर्मूला है आयरन ऑक्साइड। तो आपको ये ध्यान देना है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। ये कोरोजन का टाइप है। इसी प्रकार जैसे कॉपर, ये तो आपको पता है लोहे पहले आयरन में प्लेस आयरन होता है, तो इसमें क्या होता है उसका बुरादा टाइप काउंटर टाइप बन जाता है। इसी प्रकार कॉपर, जो आपकी कॉपर की एक नई बोतल अपन मार्केट से खरीद के लाते हैं या बर्तन खरीद के लाते हैं तो वो एकदम राउंडिश सरफेस होती है। मेटल अपने पढ़ा था कि वो लसरस होते हैं, मतलब एकदम चमकदार होते हैं, लेकिन ये एटमॉस्फेयर की CO2 वगैरह से, ऑक्सीजन वगैरह से इनसे रिएक्ट करके ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है। इसके उस ग्रीन कलर की लेयर का नाम है CuCO3CuOH2। तो इस लेयर को बोलते हैं मेलेकाइट। क्या बोलते हैं मेलेकाइट। तो
कोरोजन अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, तो उसका एक पार्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन है तो उसको प्रिवेंट करने का उपाय आपने 7th क्लास में पढ़ा था, बाई ऑयल, बाई ग्रीस, बाई पेंटिंग आयरन ऑक्साइड, है ना, बाई पेंटिंग के द्वारा, और बाई गैल्वेनाइजेशन। बाई गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस होती है? ए प्रोसेस इन विच मोर रिएक्टिव मेटल जिंक मेटल इज ओवरलैप्ड ऑन आयरन मेटल। जिंक मेटल को आयरन के ऊपर ओवरलैप करने बाई इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इस पे आयरन पे जिंक की कोटिंग चलाने को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद अपना लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रेंसिडिटी। वो आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को बोलते हैं विकृत गंधिता। रेंसिडिटी को बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है स्पॉइलेज ऑफ फूड। स्पॉइलेज ऑफ फूड मतलब भोजन में बदबू मारना या भोजन का खराब हो जाना, स्पॉइलेज हो जाना। रेंसिडिटी एक प्रोसेस इन विच फूड इज स्पॉइल्ड बाय ऑक्सीडेशन। फूड इज स्पॉइल्ड बाय ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन बेचारी ये क्या होती है? ये इनर्ट गैस है। इनर्ट का मतलब इनएक्टिव गैस है। इनएक्टिव का मतलब कोई रिएक्ट नहीं करती। तो फिर दूसरे नंबर पे कौन आती है? ऑक्सीजन। ये बहुत ही रिएक्टिव गैस है। तो ये क्या करती है कि जैसे किसी फूड से रिएक्ट करके उसका क्या बना देती है? उसका ऑक्सीडेशन कर देती है, जिससे वो खराब हो जाता है। जैसे मान लो अपन मार्केट से ब्रिंजल लाए, तो ब्रिंजल को अपन ने काट के पड़े, वो अंदर से व्हाइट कलर के थे, लेकिन जैसे ही काटा थोड़ी देर बाद में अपन ने छोड़ा तो एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने उसका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ने उसका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जो पैक्ड फूड आता है, कुरकुरे, चिप्स या डिब्बाबंद फूड आता है, पैक्ड फूड आता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। अभी आपको बताया सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। तो उन जो कुरकुरे की थैली आती है, जैसे कुरकुरे की थैली है, उसको देखा होगा आपने, फुली हुई आती है, मैटर तो कम होता है, बाहर से फुली हुई अपन देखते हैं और बहुत अच्छा माल है इसके अंदर, तो लेकिन वास्तव में उसके अंदर कौन सी गैस बनी हुई होती है? नाइट्रोजन। जिससे जब भी अपन खाते हैं तो अपने को एकदम क्रिस्पी, एकदम अच्छे लगते हैं। इसका टेस्ट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 2 कुरकुरे की थैली ली, एक के छेद निकाला और 5 दिन तक उनको रख दो। जिसको छेद निकाला उसकी एयर पूरी बाहर निकाल दो। 5 दिन बाद आप एक को जिसके छेद नहीं निकाला उसको खाना, और जिसके छेद आपने जो किया उसको खाना। तो जिसके आपने छेद किया वो खराब हो जाएगी खाने में। आपको जैसे आप खाओगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। जैसे अपन भोजन खराब होता है ना, तो अपन जैसे रात का खाना है, सुबह खाते हैं, कई बार वो सब्जी खराब हो जाती है, बदबू मारती है, वोमिटिंग जैसी हो जाती है, सेम वही कंडीशन हो जाएगी। और इसलिए इस गैस को नाइट्रोजन को काम में ले जाते हैं। देखो हर चीज है, नाइट्रोजन के 2 यूजेस, एक तो ये कुरकुरे की पैकिंग वगैरह में या फूड पैकिंग में या चिप्स पैकिंग में उसमें काम आती है। सेकंड, ये जो प्लांट्स के जो प्रोटीन्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूट नाइट्रोजन है। तो पल्सेस से अपने को नाइट्रोजन मिलती है, इसलिए पल्सेस को यूरिया अपन प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी फसलें होती है तो यूरिया का भी मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के 2 फंक्शन, एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, एक यूरिया बनाने का काम आती है। ऑक्सीजन के 2 फंक्शन, एक तो बर्निंग के काम आती है, सेकंड रेस्पिरेशन के काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 फंक्शन, एक फोटोसिंथेसिस में काम आती है और एक आग बुझाने के काम में आती है। इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर है ये ऊपर तरीके से हुआ है, ऐसे नहीं कि पूरा डिस्क्रिप्टिव बनाओ तो कम से कम 2 घंटे का बने। अपने को पास में नोटबुक लेके बैठना है, बुक लेके बैठना है और उस बुक में आपको गौर से देखना है। कई बार अंदर से पूछते हैं तो अपने को उस समय जवाब नहीं बनता। अपन क्या करते हैं, रिएक्शन लिखी, ये साहब ये रिएक्शन लिख ली, और साहब मेरे पास तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, और जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट अपना अच्छा नहीं आता, उसका रीजन ये होता है कि अपन डीपली नहीं पढ़ते। जबकि यहाँ डीपली पढ़ने की या उसको एनवायरमेंट से कोरिलेट करके पढ़ने की आवश्यकता होती है। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करें, और इसके बाद ये अगर आपको अच्छा लगता है और आप लोग अपना जो भी सुझाव है वो देते हैं, तो आपको कल या परसों तक सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट ये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।